Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. Welcome back in lecture 1, part 3. Right? This is lecture number 1 because lecture number 1 I have distributed in parts. So, this is part number 03. Right? Student, basically इससे पहले जो लेक्चर था उसमें हमने एक इक्वेशन डिराइव किया. लेक्चर नंबर 1 है वो लेक्चर बहुत इम्पोर्टेंट है इस लेक्चर के साथ अगर हम उसको रिलेट करें. लेक्चर नंबर 2 में हमने जो इक्वेशन डिराइव किया मूवमेंट के लिए वो इक्वेशन जो था एम एन इक्वल्स टू रो टाइम्स बी डी स्क्वायर एफ वाई इंटू 1 माइनस 0.59 रो टाइम्स एफ सी प्राइम डिवाइड बाई एफ वाई विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इक्वेशन. आप लोग इस इक्वेशन की जो एडवांटेज है जब हम एग्जाम्पल करेंगे इस पे तो आप इस इक्वेशन की इम्पोर्टेंस को समझ पाएंगे. ठीक है. अब जो आज का टॉपिक है वो बहुत इम्पोर्टेंट है. देखिए, अगर आप लेक्चर नंबर 1 को थोड़ा सा रिवाइंड करें तो लेक्चर नंबर 1 में हमने जो कंक्रीट ब्लॉक की जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन थी, जो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है, तो उसको हमने स्टडी किया. दैट इज़ वी सी की जो स्ट्रेस की डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज़ अ पैराबोलिक शेप. राइट. और उसकी जो सेंट्राइड है वो उसकी रिजल्टेंट फोर्स सी है और उसकी जो सेंट्राइड है वो एक्ट करती है एट डिस्टेंस ऑफ बीटा सी वेयर स्मॉल सी इज द डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक. राइट. अब ये उसकी एक्चुअल डिस्ट्रीब्यूशन है. यहाँ पे हमारे पास टोटल टेंशन थी और इनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम लेवर आर्म एल ए से डिनोट करते हैं. राइट. और फिर इससे हमने मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस की इक्वेशन डिराइव की, यानी कि सी टाइम्स लेवर आर्म आर, इसको हम टी टाइम्स लेवर आर्म से डिनोट करते हैं. तो इस सारे कंसेप्ट लेक्चर नंबर 2 में हमने इसको क्लियर किया. ठीक है. अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि इस तरह की डायग्राम को स्टडी करना जो कि पैराबोलिक शेप, आल दो के जब हम अपनी हमारे पास जो क्राइटेरियाज है, यील्डिंग क्राइटेरिया ऑफ स्टील, राइट, और जो क्रशिंग क्राइटेरिया ऑफ कंक्रीट है, जब वो हमारे पास इस्टेब्लिश है तो वी डोंट केयर अबाउट द शेप ऑफ द concrete. Right. It is important we don't care about the shape because if we are using these two criteria it is very simple for us to calculate the c and this location. But याद रखिए ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम जो मेन हमारा जो फोकस रहता है वो इसी ही सी कंप्रेशन, इसकी डिटर्मिनेशन पे और इसकी जो लोकेशन है फ्रॉम द टॉप इस पे रहता है. इसकी शेप जो भी हो, पैराबोलिक हो, ट्रायंगुलर हो, रेक्टेंगुलर हो, लेकिन इसकी जो टॉप से इसकी जो लोकेशन है, यानी कि जो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन में इसकी जो सेंट्राइडल पोजीशन है ये सेम होनी चाहिए. ठीक है. अब इसी ही स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को एक और तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिसको हम विटनीस स्ट्रेस ब्लॉक कहते हैं. और वो कुछ यूं है कि ये जो पैराबोलिक है इसको वो रेक्टेंगल में कन्वर्ट करता है. राइट. रेक्टेंगल में वो किस तरह कन्वर्ट करता है, यानी कि इस रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो ऐसे तरीके से एडजस्ट करते हैं कि इस पैराबोलिक कर्व के नीचे जो एरिया होता है वो टोटल एरिया इसी के बराबर होता है. लेकिन यहाँ पे अगर आप इस न्यूट्रल एक्सिस को ज़रा गौर करके देख ले इसको, ठीक है, तो यहाँ न्यूट्रल एक्सिस से ये डिस्टेंस की डिफरेंस आप देख रहे हैं, तो यहाँ से कंक्रीट ब्लॉक की जो डेप्थ होती है वो कम हो जाती है. ये बहुत इंपॉर्टेंट है और उसको हम डिनोट करते हैं ए से. ठीक है ना. और जो टोटल डेप्थ है ना
वो है सी, स्मॉल सी, राइट। अब ऐसा करने का जो फायदा है वो क्या है, यानी कि हम इस शेप से जब रेक्टेंगल पे कन्वर्ट होते हैं तो इसकी बहुत बड़ी एडवांटेज है, यानी कि बहुत सारी ऐसी डेरिवेशन जो होती है हमारे लिए इट बिकम सो सिंपल, जो कि हम इस शेप में जब करेंगे तो इट विल बी मोर डिफिकल्ट फॉर अस। सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि लेट से हमारे पास एक कंक्रीट का सिंपल है, राइट, एक बीम का सिंपल है और एक सेक्शन है और उसमें ये स्टील आप देख रहे हैं, ठीक है। इसमें जो इलास्टिक स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है वो इस तरह होती है ट्रायंगल के शेप में, लेकिन चलो हम इसको तो इग्नोर करते हैं। याद रखें इसकी जो टोटल डेप्थ है वो h है और इसकी जो डेप्थ है उसको हम d से डिनोट करते हैं, इफेक्टिव डेप्थ से, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्टील टू द टॉप फाइबर, राइट, इसको डिनोट करते हैं d से। अब इसकी स्ट्रैंड डायग्राम आप ज़रा देखें कि इसकी जो डेप्थ होती है इस ब्लॉक की वो बराबर है c के, राइट, और इसकी स्ट्रेन डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम, यहाँ जो अल्टीमेट स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट है वो एप्सिलॉन यू है और यहाँ पे जो स्ट्रेन होती हैं उसको हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन एस से, जिसको हम हुक्स लॉ की मदद से निकालते हैं, ठीक है। अब जो एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम है इट लुक्स लाइक इन दिस शेप, ठीक है। ये वो स्ट्रेस डायग्राम है एट अल्टीमेट स्टेज के। ये स्टेजेस आप ज़रा देखिए, देखिए जब हमारे पास इलास्टिक रीजन होती हैं, यानी कि इलास्टिक रीजन तब होती हैं जब हमारे पास स्ट्रेस जो हो एफ सी प्राइम डिवाइड बाई 2 से कम हो, तो कंक्रीट बिहेव्स इलास्टिकली और उसकी जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है वो इस तरह होती है। लेकिन व्हेन कंक्रीट ओवर पासेस फ्रॉम दिस एवरेज स्ट्रेस, ओके, सो इट बिहेव्स इनइलास्टिकली। उसकी जो बिहेवियर होती है जिसके ऊपर हमने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिस्कशन की है कि वो इनइलास्टिक बिहेवियर शो करता है और उसकी जो कर्व होती है वो पैराबोलिक बन जाती है। तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये जो डिस्कशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। ये पैराबोलिक शेप में कन्वर्ट हो जाती है। यहाँ पे जो 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 अमाउंट होती है स्ट्रेस की उसको हम डिनोट करते हैं फिर एफ अल्फा टाइम्स। अब देखिए अगर इसकी टोटल अमाउंट हम ले लें तो ये एफ से प्राइम होता है, अल्फा हम नहीं लेते। एफ सी प्राइम देखिए फ्रॉम दी पीक वैल्यू नॉट फ्रॉम दिस वन। अगर हम इससे डिनोट करते हैं तो फिर इसकी जो वैल्यू होती हैं वो अल्फा टाइम्स एफ सी प्राइम होती हैं, राइट, जिसके ऊपर हमने लेक्चर नंबर 1 में काफ़ी डिस्कशन की है। और उसका जो रिजल्टेंट होता है वो सी और यहाँ स्टील का जो रिजल्टेंट होता है वो टी, ठीक है। तो ये एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन होती है एट अल्टीमेट स्टेज के ऊपर और इसका रिजल्टेंट फोर्स डायग्राम होता है। अब इसी को हम कन्वर्ट करते हैं रेक्टेंगल में से। ये वो डायग्राम है जिसको हम आज डिस्कस करेंगे और याद रखें ये डायग्राम बेसिकली लेट से ये हमारे पास बीम की क्रॉस सेक्शन है जिसकी वेट जो है वो लेट से हमारे पास बराबर है बी के और इसकी जो जो इफेक्टिव डेप्थ है वो हमारे पास है फ्रॉम द सेंट्रॉइड ऑफ द स्टील इट इज़ डिनोटेड बाय डी, राइट। यहाँ स्ट्रेन है, यहाँ पे जो स्ट्रेन की वैल्यू है वो एप्सिलॉन यू है, राइट। और राइट एप्सिलॉन यू है। याद रखिए कि यहाँ पे हम अपना वो क्राइटेरिया यूज़ करते हैं और हम इसको 0.003 के बराबर कंसिडर करते हैं जो कि ज़ाहिर है हमारे क्राइटेरिया है। यहाँ पे स्ट्रेन की वैल्यू होती है लेकिन यहाँ पे ये अजम्पशन होगी कि जो स्टील में जो स्ट्रेस है, स्ट्रेन है सॉरी, इट इज़ वेल अबव देन द यील्डिंग स्ट्रेन, यानी कि यील्डिंग से काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है ना। और क्योंकि याद रखिए ऐसे कोड का एक अहम क्राइटेरिया है कि जब आपकी कंक्रीट यील्ड करती, कंक्रीट क्रश होती है
तो एट द सेम टाइम आपकी स्टील जो है ना उसे यील्ड वो भी यील्ड करता है, जो कि बैलेंस स्टील बैलेंस फेलियर की एक वो है एक निशानी है, ठीक है ना। ऐसे कोड में हम कोशिश करते हैं कि हमारी जो बीम है वो अंडर रीइंफोर्स्ड रहे। अब अंडर रीइंफोर्स क्या है, ओवर रीइंफोर्स क्या है, बैलेंस स्टील सेक्शन क्या होती है, इसको हम आगे हम इसको कंप्लीटली डिफाइन करेंगे, लेकिन बट दिस स्टेज यहाँ पे अगर कंक्रीट क्रश करती है तो यहाँ पे स्टील को यील्ड होना चाहिए, स्टील की यील्डिंग होनी चाहिए, ठीक है। अब ये हमारी एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे जो एफ सी प्राइम की जो वैल्यू होती है यहाँ पे, यहाँ से देखे, पीक से नहीं, यहाँ से, तो वो जो कि हमने लेक्चर नंबर 1 और लेक्चर नंबर 2 में स्टडी किया था वो बराबर है अल्फा टाइम्स एफ सी प्राइम के, ठीक है। इसकी जो रिजल्टेंट होती है, ठीक है ना, रिजल्टेंट वो बराबर होती है सी के, और फ्रॉम द टॉप जो होती है उसकी लोकेशन बीटा टाइम्स सी के, ठीक है। इसकी जो डेप्थ है वो बराबर है स्मॉल सी के, ठीक है। और यहाँ पे जो एफ एस है, ठीक है, यहाँ पे टी टेंशन फोर्स जनरेट होगी, और वो टेंशन फोर्स बराबर होती है ए एस एफ एस के। अगर स्टील यील्ड करता है तो फिर एफ एस की जगह हम एफ वाई यूज करेंगे, ठीक है। और यस, ठीक है। अब देखें, ये वो देखें ना, एक्चुअल पैराबोलिक अल्टीमेट स्ट्रेस ब्लॉक, ये स्ट्रेन डायग्राम है। यहाँ जो है ना इसको हम कहते हैं विटनीज इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर स्ट्रेस ब्लॉक। अब ये वो डायग्राम है जिसमें से हम इसको कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अब देखिए, इसकी जो डेप्थ होती है, इसकी डेप्थ को हम एज्यूम करते हैं कि लेट से दिस इज ए, ठीक है। टोटल डेप्थ जो है वो सी है। कंक्रीट की न्यूट्रल एक्सिस, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है इन ए, ये हमारा न्यूट्रल एक्सिस है, और ये स्मॉल सी है। अब यहाँ पे जो स्ट्रेस की जो वैल्यू होती है, इट वाज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, जिसको हम डिनोट करते हैं। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को रिवाइंड करें तो मैंने आप लोगों को पहले भी कहा था कि जो गैमा अल्फा बीटा फैक्टर सारे मैंने डिफाइन की है उस लेक्चर में। तो गैमा और बीटा 1 की जो फैक्टर है वो इक्विवेलेंट रेक्टेंगुलर ब्लॉक की सूरत में यूज होंगे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो स्ट्रेस की अमाउंट होगी वो गैमा टाइम्स एफ सी प्राइम होगी, ठीक है ना। यहाँ जो रिजल्टेंट होती हैं, अब इसकी पदियत यही है, एडवांटेज यही है कि रिजल्टेंट बिल्कुल इसके सेंट्राइड जो कि बिल्कुल इस ब्लॉक के हाफ पे लोकेट करता है, यानी कि अगर 20 की टोटल है तो ये जो लोकेशन होगी ये ए डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी, ठीक है ना, ए डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी। और इसकी जो सेंट्राइड होगी यहाँ से, ये वैल्यू जो होगी ये भी ए डिवाइड बाई 2 के बराबर होगी, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ से हमारी टेंशन की फोर्स जनरेट होती है यहाँ से टी, और वो बराबर होगी ए एस एफ एस के बराबर, ठीक है। और देखिए ना, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो टोटल डिस्टेंस होती है इट इज़ डिनोटेड बाय जी आर लेवर आर्म, और ये डिस्टेंस बराबर होगी इफेक्टिव डेप्थ डी माइनस दिस ए ओवर 2, राइट, ए ओवर 2। तो ये डायग्राम्स को समझना, इसकी नोटेशंस को समझना, इसकी रिप्रेजेंटेशंस को समझना ये बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब देखिए, हमें तो ये बात क्लियर हो गई, हमारे क्राइटेरियाज हमारे पास डिफाइंड है, हमें सी का जो लोकेशन है वो भी अब मालूम है, जो कि लोकेटेड है ए ओ टू पे। स्टील की लोकेशन नोन है जिस ए एस एफ एस, ठीक है। और ये हमारा लेवर आर्म है जो कि डी माइनस ए ओ टू के बराबर है, ठीक है। अब जब इन सारी चीज़ों को हम इस्टेब्लिश करते हैं तो इसके बाद हम क्या करते हैं, हम डिराइव करते हैं, यानी कि जो मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। हाँ, इसमें एक बात बहुत अहम है, देखें यहाँ पे जो सी की वैल्यू है, यहाँ पे
सी की यहाँ की जो वैल्यू है, जो अल्टीमेट यहाँ पे जो स्ट्रेस है उसकी वैल्यू को हम अल्फा एफ सी प्राइम, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको हम डिनोट करते हैं गेमा टाइम्स एफ सी प्राइम, ठीक है ना। यानी कि इस सी की जो वैल्यू होगी गेमा एफ सी प्राइम। अब देखिए यहाँ पे कंक्रीट ब्लॉक की जो डेप्थ है वो ए है, तो इस वजह से हम इसको ए, और उस सेक्शन की जो वेड्थ है जो कि बी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने आप लोगों को शेयर की है कि दिस इज बी, सो बी टाइम्स दिस डेप्थ ऑफ कंक्रीट ब्लॉक, it will give us area times force, it will give you the total strength, right। अब क्योंकि जब आप लोड स्ट्रेस किसके बराबर होती है, ये कंफ्यूजन आप लोगों के ख़त्म होने। देखिए स्ट्रेस जो होती है वो फोर्स डिवाइड बाय एरिया के बराबर होती है, यानी कि इस सूरत में फोर्स बराबर है सी के और ए। अगर ए को स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास फोर्स की वैल्यू निकलती है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये एफ सी प्राइम वो स्ट्रेस टाइम्स एरिया, इट विल गिव अस द वैल्यू ऑफ सी। सिमिलरली अगर हम इधर देखें तो इधर हमारे पास स्ट्रेस टाइम्स यहाँ जो कंक्रीट ब्लॉक की जो थिकनेस है वो सी है, टिप जो है वो सी है, और इसको हमने मल्टीप्लाई करना है बी से, ठीक है ना। तो अगर इन दोनों को हम कंपेयर करें, यहाँ इसको और इसको, तो सी की वैल्यू इसमें जो है वो बराबर है अल्फा एफ सी प्राइम सी बी, और यहाँ जो देखिए इसको हम कहते हैं कि सी इन केस ऑफ पैराबोलिक एंड सी इन केस ऑफ रेक्टेंगल, तो वो हमारे पास है गेमा एफ सी प्राइम ए बी। अब हमारी जो इंटरेस्ट है इस गेमा की वैल्यू में है कि गेमा की क्या वैल्यू होगी, ठीक है। सो एफ सी प्राइम कैंसल, right, b with cancel with b, so gamma will be now gamma will be now c divided by a, right, c divided by yes, alpha, because here alpha c divided by this a. Now we can write this in some modified form, and modified form let's say alpha, and this is a divided by c, क्योंकि c को जब हम नीचे लाते हैं तो a डिवाइड के साथ ये डिवाइड होगा, ठीक है। अब देखिए जो गेमा की जो वैल्यू है, देखिए अल्फा डिवाइड बाय बीटा वन, यानी कि जो a डिवाइड बाय c है ये बराबर है बीटा वन के। ये बात आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिलेशनशिप जो ए और सी का जो आपस में रिलेशनशिप है उसको हम डिनोट करते हैं बीटा वन से, ठीक है ना। तो अब देखिए हमें अल्फा के बारे में पता है, बीटा वन को भी हमने लेक्चर नंबर 1 में डिस्कस किया था। अब गैमा भी हमें नोन है कि गैमा क्या है, यानी कि इन इनका आपस में जो रिलेशनशिप है इसको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। देखिए इधर अगर आप देखें इसकी जो लोकेशन है इन केस ऑफ द एक्चुअल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम वो बराबर है बीटा सी के, और यहाँ जो है देखिए याद रखें अगर ये पैराबोलिक केस हो या रेक्टेंगुलर केस हो या वो ट्राइंगल हो, ये ये जो लोकेशन सी की है ना इस सारे केसेस में से ये सेम होगी, यानी कि हम कह सकते हैं, हम ये बात कह सकते हैं कि बीटा सी यानी ये जो लोकेशन है ये बराबर होगी इस ए ओ टू के। डायग्राम जो भी हो लेकिन ये जो लोकेशन है और सी की जो मैग्नीट्यूड है वो सेम होनी चाहिए। तो इसकी बेस पे हमारे पास जो ए की वैल्यू होगी, यस, जो यस ए की जो वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स बीटा सी होगी, ठीक है। अब
या इसको अगर हम एक दूसरे अंदाज में से इसको लिख लें तो a डिवाइड बाई सी इक्वल्स टू 2 बीटा, ठीक है ना। और a डिवाइड बाई सी जो कि हमने यहाँ पे ड्राइव किया, दिस इज बीटा 1, सो 2 बीटा, राइट। दिस रिलेशनशिप इज वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। बीटा 1 की जो वैल्यू है वो 2 बीटा के बराबर है। अब इसमें जो हमें पता है बाई एक्सपेरिमेंट, हमारे पास अल्फा एंड बीटा, ये मैंने लेक्चर नंबर 2 में इन डिटेल आई हैव एक्सप्लेन दिस, व्हाट इज अल्फा वैल्यूज एंड व्हाट इज बीटा वैल्यूज, राइट। और ये मैंने एक्सप्लेन की थी, ठीक है ना। बीटा की वैल्यू 0 पॉइंट आई थिंक सो नो, अल्फा की वैल्यू 0.72 से लेके 0.56 तक आई थिंक सो होती हैं। और लेट मी चेक इट, आई विल राइट डाउन इट अगेन ताकि आप लोगों की जो कन्फ्यूजन है वो ख़त्म हो। देखिए हमारे पास, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं इसकी जो पूरी की पूरी वो डिस्कशन है। आप यहाँ देखें इस टेबल को, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नेल्सन की बुक में भी अवेलेबल है। इस टेबल को समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब हम देखें हमारे पास अल्फा और बीटा की जो जितनी भी वैल्यूज़ है बाय एक्सपेरिमेंट्स ये हमें पता है। 4000 या इनसे कम के लिए अल्फा की वैल्यू 0.72 और बीटा की वैल्यू 0.42। सो बीटा की वैल्यू 0.425 से लेके 0.325 जिसको हमने लेक्चर नंबर 2 में एक्सप्लेन किया था। और अल्फा की जो वैल्यू होती है वो 0.72 से लेके 0.56 तक, ये पूरी टेबल है। अब इन्हीं से डिराइव्ड जो क्वांटिटीज़ है वो बीटा 1 और गैमा है, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये जो नीचे वाली जो दो है, ठीक है ना, बीटा 1 और गैमा, ये बहुत ज़रूरी है। हमने प्रूफ किया कि बीटा 1 इक्वल्स टू 2 बीटा, और हमने ये भी प्रूफ किया कि गैमा इज रिलेटेड विद अल्फा डिवाइड बाय बीटा 1। सो इसी वजह से अगर आप 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें बीटा की वैल्यू के साथ तो ये, और अल्फा से अगर आप बीटा 1 की इससे डिवाइड करें 0.85। अगर आप लेक्चर नंबर 1 उठा के देख ले तो उसमें से हमने ये वैल्यू ड्राइव की थी कि 0.72 डिवाइड बाई 0.82 एट 5, ठीक है ना, ये बराबर है 0.85 के। अगर आप लेक्चर नंबर 1 को रिवाइंड करें ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये जो गैमा की वैल्यू जो हमने वहाँ डिस्कस की थी वो अब यहाँ पे प्रूफ है, ठीक है, इस टेबल से। इसी तरह सारों के लिए आप देख सकते हैं इस टेबल से जो अहम पॉइंट हमें क्लियर होती हैं वो गैमा की वैल्यू है। यानी कि गैमा की वैल्यू जो है ना, ये अगर आप देखें तो इट विल रिमेन कांस्टेंट, ठीक है ना। आल दो कि यहाँ पे 0.86 है बट इट इज डजेंट मैटर, ये कांस्टेंट है, गैमा की वैल्यू कांस्टेंट है। अब गैमा की जो वैल्यू कांस्टेंट है इससे हमें क्या अंदाज़ा होता है, देखिए इससे हमें अंदाज़ा ये होता है कि हमारे पास जो यहाँ जो जो स्ट्रेस की जो वैल्यू है गैमा, इसको हम किसी भी सूरत में हम इसको 0.85 एफ सी प्राइम ले सकते हैं। और यही इसकी प्रूफ है। आप ऐसे कोड में जहाँ भी देखें तो हमेशा उसकी जो वैल्यू होती है वो 0.85 एफ सी प्राइम ही होती है। इट इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू बिकॉज द 0.8 जो गैमा की वैल्यू है इट इज़ इंडिपेंडेंट फ्रॉम द कंक्रीट स्ट्रेंथ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो बीटा 1 की वैल्यू है, देखिए बीटा 1 की वैल्यू जो कि बहुत सारी जगहों पे हम यूज़ करते हैं, अगर आप स्टील रेशो कैलकुलेट करते हैं तो उसमें बीटा 1, सी की वैल्यू कैलकुलेट, ए की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं उसमें बीटा 1, इट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट, ठीक है ना। अब 0.85, 0.80, 0 पॉइंट, आप देखिए इसमें 65 तक इसकी वैल्यू गिर चुकी है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बीटा 1 की वैल्यू। अब इसको डिस्कस करने के बाद ये जो टेबल है इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टेबल, इस इसको आप लोगों ने समझना है, स्पेशली इस बीटा 1 की वैल्यू। इसके बाद हमारा जो जो अल्फा और बीटा के साथ ज़ाहिर है इस वैल्यूज़ को हम यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि अल्फा और बीटा जो है वो यूज़ होती है पैराबोलिक एनालिसिस के लिए एक्चुअल, और एक्चुअल इसके बाद हम स्टडी नहीं करेंगे, हम रेक्टेंगुलर ब्लॉक एनालिसिस को यूज़ करेंगे, ठीक है। अब it is seen from the table the value of gamma is independent, I already discussed it,
Now, from this, देखें, अगर आप इस डायग्राम से ज़रा आप इस लोग ज़रा इसको देख लें, तो बीटा वन की जो वैल्यू है ना, बीटा वन की वैल्यू it should be greater than or equal to 0.85, but it should be less than or equal to 0.65. ये आप याद रखें। और बीटा वन की वैल्यू जो है वो 4000 psi के लिए 0.85 है, लेकिन ये वैल्यू चेंज होती है। देखिए, बीटा वन की जो इक्वेशन है वो 0.85 से डिक्रीज होती है, यानी कि नेगेटिव, और फिर इसमें जो डिक्रीज आती है 0.05, राइट, और फिर एफ सी प्राइम माइनस 4000 डिवाइड बाई 1000, राइट, ये होती है। अब ये यानी कि जो बीटा वन की वैल्यू में जो डिक्रीज है वो 0.05 फॉर ईच ऑफ 1000 psi, ठीक है ना। इसको ज़रा आप याद रखें कि हर 1000 के लिए, यानी कि अगर 4000 के लिए 0.85 है तो 5000 के लिए इसमें 0.05 को सब्ट्रैक्ट करें। इसी तरह हर 1000 के लिए आपने इसमें से 0.05 को निकालना है, तो आपके पास 6000, 7000, 8000 के लिए इसकी वैल्यू ड्राइव होगी, ठीक है। अब लेकिन 0.65 पे स्टॉप होगी और 0.85 से इसकी वैल्यू नहीं बढ़ सकती, ठीक है। तो यहाँ तक जो इक्विवेलेंट स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम की जो थ्योरी है, I think so it will wind up. The equivalent rectangular stress distribution can be used for deriving the equations that been developed as previous section, same before yielding of the steel, Fs equals to Fy. So इसका मतलब ये है कि अब इसी ही रेक्टेंगुलर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम को हम यूटिलाइज करेंगे और हम मूवमेंट के लिए इक्वेशन ड्राइव करेंगे, ठीक है। नॉमिनल मूवमेंट कैपेसिटी के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे बाय यूजिंग दोज टू क्राइटेरियाज, दैट एफ एस इक्वल्स टू एफ वाई, राइट, और जो एप्सिलॉन यू है इट विल बी इक्वल्स टू 0.03। नेक्स्ट लेक्चर है जो कि लेक्चर नंबर पार्ट नंबर 4 होगी, उसमें आप लोग इसको देखेंगे कि हाउ वी डिराइव दोज इक्वेशंस, ठीक है ना। उसमें हम बैलेंस स्टील रेशो, अंडर रीइंफोर्स, ओवर रीइंफोर्स, इन तीनों केसेस में से हम एम इन की वैल्यू ड्राइव करेंगे कि अगर बैलेंस स्टील रेशो हो, यानी कि बैलेंस फेलियर हो, तो उस केस में एम इन की वैल्यू क्या होगी, अंडर रीइंफोर्स सेक्शन हो उसमें क्या होगी, और जो ओवर रीइंफोर्स्ड हो उसमें क्या होगी। सो सी यू इन दैट लेक्चर। यहाँ तक अब आप लोगों को जो भी क्वेश्चन हो वो आप लोग कमेंट्स के थ्रू या आप मुझे ईमेल करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट लेक्चर।